गुज़श्ता रोज़ PTI से वफ़द से मुलाकात के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने तहरीक इंसाफ को निज़ाम का हिस्सा बने रहने और बाइकआउट से गुरेज करने का मशवरा दिया है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार बासी की शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक जुमे को चीफ जस्टिस से मुलाकात करने वाले वफ़द में शामिल एक ज़रिए ने बताया कि चीफ जस्टिस का कहना था कि PTI वालों को सुप्रीम जुडिशल कमीशन के आखिरी इजलास का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए था। ये इजलास सुप्रीम कोर्ट में अदालती तकर्रियों पर गौर के लिए तलब किया गया था। वफ्द को बताया गया कि अगर PTI के अरकान इजलास में शरीक होते तो कुछ तकर्रियां मुख्तलिफ हो सकती थी। राब्ता करने पर PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने इन बातों की तस्दीक की है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कैद इमरान खान और दीगर रहनुमा और कारकुनान को दरपेश मसाइल उजागर किए। उमर अयूब ने शिकायत की अपोजिशन क़यादत के मुकदमात जानबूझकर मुख्तलिफ मकामात पर एक ही वक्त में मुकर्रर किए जाते हैं और कहा कि ऐसा इसलिए किया जाता है कि अदालतों में पेशी मुमकिन न हो सके। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस से मुलाकात में उमर अयूब ने यह भी कहा कि पार्टी क़यादत और कारकुनों के केसेस की पैरवी करने वाले वकला को हरासा किया जा रहा है। जेल हुकाम अदालतों के अहकामात पर अमल नहीं कर रहे। PTI के वकला पर दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक उमर अयूब ने कहा कि मुल्क का इक़्तिसादी इस्तेहकाम कानून की हुक्मरानी पर मुनहसर है। माशी बहाली तभी मुमकिन है जब अदलिया अपना किरदार अदा करे और एग्जीक्यूटिव को जवाबदेह बनाया जाए। एलामिया के मुताबिक PTI वफ़द के दीगर शुरका ने इसी नौयत की आरा का इजहार किया। PTI वफ़द ने इस हकीकत को तस्लीम किया कि एलामिया में इस्लाहात की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक मुलाकात में बैरिस्टर अली ज़फ़र ने दरख्वास्त की, कहा कि फ़राहम करदा पॉलिसी तजावीज़ का जवाब देने के लिए वक्त दरकार है। उन्होंने फौजदारी इंसाफ के निज़ाम और दीवानी मुकदमात के हल में बेहतरी के लिए कीमती तजावीज़ पेश की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा है कि चीफ जस्टिस ने 26वीं तरमीम इंसानी हुकूक और इंतखाबी धांधली पर उनका मौक़िफ़ सुना मगर कोई जवाब नहीं दिया। मुलाकात के आगाज़ में ही चीफ जस्टिस ने कह दिया कि मुलाकात का एजेंडा जुडिशल रिफॉर्म्स है। आप जो कहेंगे मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन इसका जवाब नहीं दूंगा। जो हमें एजेंडा दिया गया था वो सारी जुडिशल रिफॉर्म के साथ उसका ताल्लुक था। एक ओपन डिस्कशन डिबेट थी। तो चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आपकी जो सजेशंस हैं आप वो दें। तो फिर सारी सजेशंस दी गई जो कि बुनियादी हकूक, इंसानी हकूक उसके बारे में हुई। और उन्होंने शुरू में ही कह दिया था कि मैंने आपको एजेंडा भेजा है, आपको मैं गुफ्तगू से नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं आपकी किसी भी गुफ्तगू का जवाब नहीं दूंगा। मैं जवाब कोई नहीं दिया। बहरहाल हमें बड़े बर्दाश्त से, मैंने कुव्वत बर्दाश्त से सुना, बिकॉज हमने ओपन बातें की। और उन्होंने कहा ठीक है, मैंने आपके पॉइंट्स नोट किए हैं, जिस आपका पॉइंट ऑफ व्यू आया है, लेकिन मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। कानूनी तौर पे सवाल है तो उसका जवाब तो बड़ा सिंपल है कि कुछ नहीं कर सकते। इंटरनेशनल लॉ में यानी बैनुल अक़वामी कवानीन जो हैं उसमें हमने चूँकि बहुत सारे मुआहदे किए हैं, जो जिन मुआहदों का मकसद ये है कि वो जितने इंसानी हकूक हैं फेयर ट्रायल, वहाँ फिर बैनुल अक़वामी दुनिया जो है वो प्रेशर डाल सकती है, क्योंकि ये एक कॉवेनेंट्स होते हैं, ये एग्रीमेंट्स होती हैं, ट्रीटीज होती हैं। खेल के मैदान से खबर दे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में जनूबी अफ्रीका का शानदार आगाज हुआ है। अफगानिस्तान को 107 रन से हरा दिया। ग्रुप बी के पहले मैच में फातेह टीम ने 6 विकेटों पर 315 रन बनाए। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में अफगानिस्तान के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की पहली विकेट तो 28 रन पर गिर गई। फिर कप्तान टिम्बा बाउमा ने रियान रिकल्टन के साथ स्कोर 157 तक पहुंचाया। बाउमा 58 रन बनाकर आउट हुए। अब वेंडर डेविसन आ गए, उन्होंने भी 50 बनाई। दूसरी जानिब से रिकल्टन ने शानदार सेंचुरी जड़ दी, वो 103 रन बनाकर आउट हुए और डेविसन 52 रन बना गए। एडन मार्करम ने सिर्फ 36 गेंदों पर 52 रन बनाकर टीम का स्कोर 6 विकेट पर 315 तक पहुँचा दिया। अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी ने 2 विकेटें हासिल की।
کیں۔ ہدف کے تعاقب میں افغانستان کی بیٹنگ لائن شروع میں ہی لڑکھڑا گئی۔ 50 رنز پر 4 بیٹرز پویلین پہنچ گئے۔ اب ایک اینڈ پر رحمت شاہ کھڑے ہوئے رنز بناتے رہے، لیکن دوسری جانب وکٹیں گرتی رہیں۔ 90 رنز بنا کر رحمت شاہ بھی ہمت ہار گئے۔ ٹیم 208 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ ربادہ نے 3، انگیڈی اور ویان مولڈر نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے تمام میچز جیو سپر براہ راست نشر کر رہا ہے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا سب سے بڑا مقابلہ پاک بھارت ٹاکرا اتوار کو ہوگا، جس کے لیے ٹیم پاکستان کی بھرپور تیاریاں۔ فخر زمان کی جگہ اسکواڈ میں شامل ہونے والے امام الحق نے بھی دبئی میں ٹیم کو جوائن کر لیا ہے۔ جم کے پریکٹس کی گئی۔ دبئی میں اسٹیڈیم کے باہر شائقین نے بابر کے نعرے بھی لگائے۔ پاکستان کا پہلا پریکٹس سیشن مکمل، تقریباً 3.5 گھنٹے مسلسل مشقیں۔ بھارت سے مقابلہ ہے، اسی لیے طویل پریکٹس کی گئی۔ آئی سی سی اکیڈمی میں محمد رضوان سب سے پہلے پہنچے، پھر ٹیم کی بس آئی۔ شائقین نے نعرے لگائے، بھارت سے جیت کی خواہش ظاہر کی۔ ہم جیتیں گے اور ہمیشہ اسکل سے ول آگے ہوتی ہے، ہم میں ول بہت ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں شاہین روہت کی وکٹ لے گا، کوہلی کی بھی، دونوں آؤٹ ہو جائیں گے، شاہین دونوں کو آؤٹ کرے گا، دیکھنا۔ ہمارے بالر نے انڈیا کو تنگ کیا تھا اور ضرور وہی اپنے دماغ میں رکھ کے دوبارہ وہی ردم میں جائیں گے۔ ٹیم کی نئی انٹری امام الحق بھی بھرپور پریکٹس کرتے نظر آئے، ڈائیو لگائیں، کیچز پکڑے۔ پاکستانی بالرز نے بالنگ سے پہلے بیٹنگ کی پریکٹس کی۔ بیٹنگ کی، شاہین شاہ آفریدی ہو یا حارث رؤف، لمبے شاٹس لگائے۔ پاک بھارت ٹاکرے سے پہلے آج پاکستانی ٹیم دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس کرے گی اور بھارتی ٹیم آئی سی سی اکیڈمی میں، کیونکہ مقابلہ ہے سخت، وقت ہے کم۔ صفت عارف، جیو نیوز، دبئی۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں آج روایتی حریف انگلینڈ اور آسٹریلیا کا ٹکراؤ ہوگا۔ قذافی اسٹیڈیم میں دونوں ٹیموں نے بھرپور انداز میں تیاریاں کی۔ جیو سپر ایونٹ کے تمام میچ براہ راست نشر کر رہا ہے۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم نے انگلش ٹیم نے شام کے سیشن میں پریکٹس کی، جبکہ آسٹریلوی ٹیم نے فلڈ لائٹس میں ٹریننگ کی۔ انگلینڈ کے کپتان جوز بٹلر نے کہا کہ ان کے کئی کھلاڑی پی ایس ایل کھیل چکے ہیں، یہاں کی کنڈیشن سے ہم آہنگ ہیں۔ فاسٹ بالر جوفرا آرچر مکمل فٹ اور میچ کے لیے دستیاب ہیں۔ دوسری جانب آسٹریلیا کی کپتان اسٹیو اسمتھ نے کہا کہ آئی سی سی ایونٹس میں ان کی ٹیم اچھا کھیلتی رہی ہے، امید ہے اس بار چیمپئنز ٹرافی میں بھی اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ ٹیم میں نوجوان فاسٹ بالرز ہیں جن کے پاس اپنی کوالٹی شو کرنے کا موقع ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کا یہ اہم مقابلہ آج دوپہر 2 بجے شروع ہوگا اور جیو سپر ایونٹ کے تمام میچز براہ راست نشر کر رہا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کے سب سے بڑے مقابلے پاک بھارت ٹاکرے کے لیے پاکستان ٹیم دبئی پہنچی ہوئی ہے، جہاں میڈیا سے گفتگو میں فاسٹ بالر حارث رؤف نے کہا کہ بھارت کے خلاف میچ پر فوکس ہے، کوشش کریں گے کہ ڈو اور ڈائی والے اس میچ کو جیتیں اور سیمی فائنل تک رسائی حاصل کریں۔ دبئی میں ہم نے انڈیا کے خلاف 2 میچز جیتے ہوئے ہیں۔ دیکھیں میرے سے جو میچ گزر گیا وہ تو گزر گیا، ہمارا جو انڈیا کے خلاف میچ ہے اب اس کی طرف ہم زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ یار اس کو جو مسٹیکس ہوئی پچھلے میچ میں، کہاں پہ ہم لوگ لیک کر رہے تھے وہ چیزیں نہ کریں، کیونکہ یہ ایک ہمارے لیے اب کافی امپورٹنٹ میچ ہے اور اگر ٹورنامنٹ میں رہنا تو ڈو اینڈ ڈائی ہے، اور کوشش کریں گے کہ اس کو اچھا میچ جیتیں اس کو اور آگے جا کے اگلے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر سکیں۔ ہم نے 2 میچ یہاں پہ ان کو انڈیا کو ہرائے ہوئے ہیں اور کوشش کریں گے کہ جس طرح لاسٹ 2 میچ یہاں پہ ہم لوگ جیتے ہیں، جو اسی طرح کی کوشش کریں گے کہ یہاں پہ کرکٹ کھیلیں اور الحمدللہ کافی لڑکے کانفیڈنٹ ہیں، انشاءاللہ اچھا میچ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کیس اسائنمنٹ اینڈ مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا ایسا نظام متعارف کرایا ہے جس سے بدعنوانی کی نظر ہونے والا پیسہ دوبارہ خزانے میں آئے گا۔ بدعنوان عناصر سے 1 پائی وصول کر کے عوامی فلاح پر خرچ کریں گے۔ نئے نظام کے تحت سندھ ہائی کورٹ نے ایک دن میں 24 ارب کے کیسز کے فیصلے کیے۔ یہ رقم اب قومی خزانے میں جمع کرائی جائے گی۔ وقت آ گیا ہے کہ ایسی مزید رقوم کو قومی خزانے میں واپس لایا جائے۔ ٹرائیبیونلز، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں کھربوں روپے کے مقدمات زیر التوا ہیں۔ واجب الادا ٹیکس کی 1 پائی عوام کی امانت ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا وزارت قانون اور انصاف مقدمات کی تفویض کے حوالے سے کام کر رہی ہے۔ ہم ای گورننس کے نظام کی طرف گامزن ہیں۔ کینیڈین ہائی کمشنر نے خطاب میں کہا کہ پاکستان کے نظام انصاف میں نیا نظام بہتری لائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے نمایاں خدمات انجام دینے والوں کو اعزازی سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا۔
कराची पुलिस के एंटी वायलेंट क्राइम सेल के एसएसपी अनिल हैदर का कहना है मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार करके फिर उसकी निशानदही पर शरीक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि लाश की शनाख्त के लिए कब्र कुशाई करके DNA के नमूने ले लिए हैं। नताइज आने के बाद केस में मज़ीद पेशरफ्त की जाएगी। यहाँ तक तफ्तीश पहुंची है मुल्जिमान के बयानात की रोशनी में भी, और जो आ रहा था कि जो आला तशद्दुद है वो मिला नहीं मिला, क्या कुछ अभी तक पता चला है? इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस में जो मरकजी मुल्जिमान है वो गिरफ्तार हुए हैं इसमें अभी तक, उसमें जो मेन अक्यूज्ड है वो भी गिरफ्तार हुआ है। उसकी इंटेरोगेशन के ऊपर हमने जो उसका को अक्यूज था वो गिरफ्तार किया, और फिर को अक्यूज्ड की जो इंटेरोगेशन के ऊपर हमने जो मूवी की किडनैपिंग की जो डेड बॉडी है उसकी वेयर अबाउट्स का पता चलाया, फिर उनकी कार का पता चलाया, फिर वो सारे वकूए का इल्म जो है वो उनकी इंटेरोगेशन के ऊपर हमने वो किया। उसी की बेसिस के ऊपर आज जो डेड बॉडी की हमने एक्सुमेशन जो है वो करवाई है, उस वहाँ से DNA के सैंपल लिए हैं। अब हमें इंतज़ार है कि वो एक दफ़ा DNA की शनाख्त हो जाए डेड बॉडी की, तो हम इसमें मज़ीद उसी हवाले से फिर इसमें पेशरफ्त करेंगे। जो सबके बयानात हैं अरमगान के, मुलाजमीन के, दोस्त के, वो सब आपस में मैच कर रहे हैं इस वाक़े के हवाले से? जब हमने ये सर्च कंडक्ट की थी तो वहाँ से हमने उसके बाद हमने शक की बुनियाद पर 2 बंदे वहाँ से लिए थे, फिर हमने उनको वहाँ से रिलीज किया था। उनके बयानात में और इनके बयानात में जो हमने इनका जो को एक्यूज्ड है बिल्कुल मुताबिकत है, तो उन्हीं के बयानात के ऊपर ही हमने वहाँ से खून के नमूने हासिल किए। खून के नमूने हमने सैम्पलिंग के लिए जब भेजे तो उसकी शनाख्त जो किडनैपी है मुस्तफ़ा आमिर उनसे मैच कर गई, पैटर्निटी इंडेक्स मैच कर गया। 5 फरवरी को लीबिया में कश्ती डूबने के हादसे में जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानियों की लाशें वतन पहुंचने पर पारा चिनार में आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक की जाएंगी। हादसे का शिकार 10 पाकिस्तानी अब तक लापता हैं। मजीद सूरत हाल बता रहे हैं पारा चिनार से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल। लीबिया में 5 फरवरी को कश्ती हादसे में मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक हो गए थे, जिसमें निकाली गई लाशों में अब तक 16 पाकिस्तानियों की शिनाख्त कर दी गई है, जबकि 10 अफराद ताहाल लापता है। जिनकी शिनाख्त हुई है इनमें 16 पाकिस्तानियों में से 13 का ताल्लुक पारा चिनार से है। मुतासिरा ख़ानदान मैते पहुँचने का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं अपने प्यारों का। साबिक़ वफाकी वज़ीर साजिद तुरी का कहना है कि कल तक मैते पारा चिनार और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में पहुंचना शुरू हो जाएंगे। सरगोदा में 47 पुल के मकाम पर 1 अरब 70 करोड़ रुपए के खतीर ग्रांट से तामीर होने वाला ओवरहेड ब्रिज 2.5 साल गुजर जाने के बावजूद नामुकम्मल है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असगर। जी, सरगोदा में 47 पुल के मकाम पर तामीर होने वाला ब्रिज अब भी मुकम्मल न हो सका। माजी में इस पुल को चालू करने के लिए 1 दर्जन से ज़ायद तारीखें दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद ये पुल जो है वो ट्रैफिक के लिए रवां दवां ना हो सका। अब भी कमिश्नर सरगोदा, डिप्टी कमिश्नर, मुतलका अथॉरिटीज़, मुतलका ठेकेदार की तरफ से 25 फरवरी की डेट दी गई है कि ये पुल ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर हालात ऐसे दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि अभी भी यहाँ पर 1 माह से ज़ायद का अरसा लगेगा। लोगों को यहाँ शदीद परेशानी का सामना है। दुकानदारों के साथ साथ आमदोरफ्त के लिए लोग परेशान हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर अमली इक़दामात किए जाएँ, इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। जी। सरपारकर की तहसील मिट्टी में बॉयज़ हाई स्कूल की इमारत का निसफ हिस्सा खस्ताहाली का शिकार है, जिसके बायस क्लासरूम्स में गुंजाइश से ज़्यादा तलबा बिठाने से तदरीसी अमल मुतासर हो रहा है। मज़ीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल गनी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मालनौर वीना में। इस स्कूल में गिरदो नवा के देहातों के 350 बच्चे और बच्चियाँ ज़ेर तैलीम हैं। 13 कमरों पर मुश्तमिल इस बिल्डिंग के 6 कमरे हैं जो खस्ता हाली का शिकार हो चुके हैं, जिन्हें बंद कर दिया गया है और बच्चों को बाकी 5 कमरों के अंदर बैठाया गया है। एक क्लासरूम के अंदर 80 से 100 बच्चे बैठने के बायस बच्चों का जो तैलीमी अमल है वो शदीद मुतासर हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल के हेड मास्टर, मजीद उनसे मालूम करते हैं। बिल्डिंग जो हमारे पास है वो डेंजरस कंडीशन में है। हायर अथॉरिटी के हुक्म पर हमने ये एक पोर्शन बिल्कुल बंद रखा हुआ है, जिसमें हमारा साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब है, लाइब्रेरी है, स्टाफ रूम है। तो ये हमारी जो एक्टिविटी है ये हमारी मुतासर हो रही है।
इस स्कूल के असातिज़ा और तलबा ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि इनके स्कूल के खस्ता हाल कमरों की फौरी मरम्मत करवाई जाए ताकि ये अपनी तैलीमी सरगर्मियों को बेहतर अंदाज से जारी रख सकें। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि लोगों को ट्रैफिक सेंस नहीं है, उन्हें अपनी लाइन और लेन में रहना चाहिए। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने अदालत को आगाह किया कि खाली प्लॉट्स पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पार्किंग बनानी चाहिए। ज़्यादा लग्जरी गाड़ियां रखने की हौसला शिकनी करनी होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इजाफे से रश कम हो जाएगा। तफसीलात रिपोर्ट में देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत की तो सीटीओ लाहौर डॉक्टर अतर वहीद ने अदालत को बताया कि बड़ी गाड़ियों वाले खुद को कानून से बाला समझते हैं। हेलमेट की पाबंदी यकीनी बनाने से अमवात में 26% कमी आई है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्ट्रिक बसें चलने से आलूदगी कम होगी। पुलिस ऑफिसर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कुछ नहीं करते। सीटीओ ने कहा कि ट्रांसपोर्ट न रखने वाले स्कूलों की रजिस्ट्रेशन रोकी जाए। अदालत ने बावर कराया कि हुकूमतें इस बारे में काम नहीं कर रही। ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी बहुत सख्त है। वार्डन के लिए हेल्थ रिस्क अलाउंस भी होना चाहिए। सीटीओ ने अदालत को बताया कि माल रोड पर क्रिकेट टीमों की वजह से महदूद एरिया में डाइवर्शन लगाई गई हैं। लाइसेंस बनाने के लिए मार्केटों में भी टीमें भेजी जाएंगी। 1 माह में लाइसेंसिंग के इशू तकरीबन खत्म हो जाएंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजारत दिफा पर कुल्हाड़ी चला दी। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल चार्ल्स ब्राउन को ओहदे से फारिग कर दिया। महकमा दिफा में 5000 छांटियां करने का फैसला किया गया है। सदर ट्रंप ने एयरफोर्स जनरल ब्राउन को अचानक ओहदे से फारिग कर दिया। वो फाइटर पायलट की हैसियत से तारीख साज ओहदेदार समझे जाते हैं और फौज में मुख्तलिफ नस्लों और सनफी बराबरी के चैंपियन माने जाते थे। वो अमरीकी फौज में दूसरे सियाफाम जनरल थे जो जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन के ओहदे तक पहुंचे थे। अमेरिका उनके 16 माह के दौर में यूक्रेन और मशरक़ वस्ता की जंगों में फंसा रहा था। सदर ट्रंप ने उनकी जगह एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल डेन राजिन केन को मुकर्रर कर दिया है। दूसरे के चढ़ाने में आकर रूस के खिलाफ मुल्क को जंग में झोंकने वाले यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की मादनियात अमेरिका पर कुर्बान करने को तैयार हो गए हैं। बरतानवी मीडिया का दावा है कि सदर ज़ेलेंस्की अमेरिका से मुआहदा करने पर आमादा हो गए हैं, जिसके तहत मुल्क के अहम तरीन मादनी ज़खायर तक अमेरिका को रसाई दे दी जाएगी। अमेरिका के सदर ट्रंप ने रूस और यूक्रेन जंग बंदी के लिए यूक्रेन से $500 अरब मुआवजा तलब किया था। कहा था कि जंग पर हमने अपना खजाना खर्च किया था। सदर ट्रंप के सामने हथियार डालने से पहले ज़ेलेंस्की ने कहा था कि वो यूक्रेन का दिफा करेंगे, मुल्क बेच नहीं सकते। ज़ेलेंस्की ने मुल्क का बड़ा हिस्सा पहले गवाया, अब मादनियात से भी हाथ धो बैठे। शहीद हिज़्बुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह की तदफीन बड़े अवामी इज्तिमा में 23 फरवरी को लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में की जाएगी। खबर एजेंसी के मुताबिक जनाजे का इज्तिमा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे बैरूत के स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा। जनाजे के इज्तिमा से हिज़्बुल्लाह सरबराह नईम कासिम खिताब करेंगे। 27 सितंबर को इसराइली हमले में शहीद होने वाले हसन नसरुल्लाह को बैरूत में एयरपोर्ट रोड के करीब सुपुर्द खा किया जाएगा। हसन नसरुल्लाह के साथ उनके बाद नामजद होने वाले सेक्रेटरी जनरल हाशिम सफ़ीउद्दीन की नमाज़ जनाजा भी साथ ही अदा की जाएगी। हाशिम सफ़ीउद्दीन भी इसराइली हमले में शहीद हो गए थे। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि जनाजे का इज्तिमा एक तारीख़ी दिन और मौका होगा। लोगों की शिरकत बहुत बड़ी तादाद में होगी। इसराइल देखेगा कि हम खौफजदा नहीं। लबनानी सिविल एविएशन का कहना है कि 23 फरवरी को तदफीन के मौके पर बैरूत एयरपोर्ट दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेगा। हसन नसरुल्लाह को 27 सितंबर को इसराइली हमले में शहीद होने के बाद अमानतन दफन किया गया था। रूसी यौम दिफा की तकरीब में रूस और पाकिस्तान के कौमी तराने बजाए गए और दोस्ती का केक भी काटा गया। एजाज सैयद की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में तैनात रूसी सफीर और रूसी दफाई अताशी की मेजबानी में रूस के यौम दिफा की तकरीब में मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मुकामी होटल में मुनक्दा तकरीब में तारक फातमी, सेनेटर सहर कामरान, मुसल्लह अफवाज के अफसरान, गैर मुल्की सफारतकारों और मुख्तलिफ मुकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में दोनों मुल्कों की दोस्ती का केक भी काटा गया, जबकि मेहमानों के एजाज में इशाइया भी दिया गया। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कत्थक डांस को फ़रोग देने के लिए सिंध के मुख्तलिफ शहरों में निजी NGO की जानिब से थिएटर ड्रामा पेश किया जा रहा है। सखर आर्ट्स काउंसिल में थिएटर ड्रामा ख्वाब की मुनफरिद कहानी को बेहद पसंद किया गया। रिपोर्ट करेंगे यासिर फारूकी। सखर आर्ट काउंसिल में कथक डांस को फ़रोग देने के लिए कथक थिएटर ड्रामा पेश किया गया। नाजरीन की जानिब से ड्रामा ख्वाब की
मुनफरिद कहानी को दिलचस्पी के साथ देखा और खूब सराहा गया। तो कथक और कथाकार बहुत कम रह गए, तो अब कोशिश ये है कि जी इस कथक को जो है पूरे ना सिर्फ सिंध में, पूरे पाकिस्तान में और सिंध की जानिब से पूरी दुनिया के अंदर जाएं और जाके परफॉर्म करें। इन कथाकारों ने एक बेहतरीन और उम्दा तरीके से जो है एक कहानी जो कि दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान थी वो बयान करी, और इसके अलावा दीगर डांस की जो इकसाम थी जो कथक के ज़रिए परफॉर्म की जाती हैं, जैसे तांडव हो गया और दूसरे जो कंटेम्प्रेरी डांसेस थे वो उन्होंने परफॉर्म करे। यहाँ के शायकीन बहुत ज़्यादा इसे देखकर लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं, वो इसलिए कि ऐसे जो एक्टिविटीज़ हैं यहाँ होती नहीं हैं। मुझे ये लगता है कि ये जो पाकिस्तान लेवल में ये फर्स्ट स्टेप है जो कथक को प्रमोट। नाजरीन का कहना था कि कथक डांस के फन को मजीद उजागर करने की जरूरत है ताकि तारीख से भी आगाही हो सके। कैमरामैन उसामा तलत के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, सक्खर। लाहौर में 3 रोज़ा लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल शुरू हो गया है। पहले रोज़ माहिरीन ने तारीख, अदब और दीगर मौज़ूआत पर इजहार ख्याल किया। तफसीलात इरफान नज़ीर की रिपोर्ट में जानिए। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल की इफ्ताही तकरीब में सूबाई वज़ीर अज़मा बुखारी, फ्रांसीसी सफ़ीर निकोलस गैली, लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल के चेयरमैन इकबाल जैद अहमद, CEO रज़ी अहमद ने शिरकत की। इनके अलावा यूरोपीय यूनियन और ब्रिटिश काउंसिल के नुमाइंदे भी मौजूद थे। मुसन्नफ़ अहमद रशीद और इकरामुल्लाह को लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिए गए। फेस्टिवल का आगाज़ कौमी तराने की खूबसूरत धुनों से किया गया। रूफ मुसन्नफ़ा आयशा जलाल ने अपनी किताब जनूबी एशिया में मुस्लिम रोशन ख्याली पर कलीदी लेक्चर दिया। उनका कहना था कि अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद खां, सैयद अमीर अली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और दीगर रहनुमा रोशन ख्याल थे। उन्होंने वसत फ़िक्र की शमें रोशन की। Generations of Roshan Khayal thinkers I show in this book have left a legacy of 1,000 candles to light up the night. एक सेशन नवा पंजाबी अदब के मौजू पर हुआ जिससे डॉक्टर सुगरा सदफ, खालिद नैनसुख और जुबैर अहमद ने खिताब किया। उनका कहना था कि पंजाबी भी एक लिहाज से कौमी ज़बान है। असल गल ये है कि जिहड़े लोगों के ज़हन च पा दिता गया कि पंजाबी निक्की ज़बान है या पंजाबी एक इलाकाई ज़बान है, हालांकि साडी कौमी ज़बान है। एक सेशन बर्लिन, ईथन और लाहौर जैसे शहरों की तहजीब व तमद्दुन पर हुआ। मोहसिन हमीद, उसामा सदीक और डेविड वैगनर ने खिताब किया। डीजी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान शारी और फ़कीर सैयद इजाज़ुद्दीन ने पंजाब में सिख अहद पर इजहार ख्याल किया। कैमरामैन हनान यूनुस और रिजवान भट्ट के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर।